नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का और उसके बाद सरकार का बनना ये गले की फांस बन गई है। इस मैनिफेस्टो जो गले की फांस बन गई है उसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग से मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ और खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। वो बार बार कहते हैं कि आप दिल्ली जाने के बजाय यहां पर आकर के रिफॉर्म्स बताएं। जो वादे आपने किए थे सिलेंडर्स देने के, 200 यूनिट बिजली देने के, उन वादों को एटलीस्ट पूरा किया जाए। वहीं दूसरी ओर ये सब सच है, सदाकत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई वाली जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार के पास वित्तीय यानी फाइनेंस की कमी है। ये पहली बार नहीं है। जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे पूर्ण राज्य का दर्जा था, तब भी वो डिपेंडेंट जो है केंद्र सरकार पर ही रहती है। इवन बार बार हम इस पर चर्चा करते हैं कि अपना वेतन भी जो एम्प्लॉयज की सैलरीज आती है, सैलरी कंपोनेंट, पेंशन कंपोनेंट या फिर हम जो इंटरेस्ट देते हैं वो कंपोनेंट भी दिल्ली से ही आता था। लेकिन वादे किए, मैनिफेस्टो में उन्होंने वादे किए कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन अब वादा पूरा नहीं हो पा रहा है। 2 माह से ज्यादा वक्त हो चुका है, इसलिए भाजपा को एक अवसर मिल गया है और सोचे समझे मूव के तहत भाजपा के लोग बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई वाली सरकार को ग्रिल करने का प्रयत्न करते हैं। कांग्रेस क्षमा कीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेताओं पर आरोप लगाए जाते हैं। कल ही सतीश शर्मा ने कहा कि हमें विशेष पैकेज मिलेगा तभी हम राशन की स्केल में इजाफा कर सकते हैं। हालांकि मंत्री बनने के तुरंत बाद ही उन्होंने कहा था कि राशन की स्केल को बढ़ाया जाएगा। जब अंदर घुसे, आंकलन किया, असेस किया तो पाया कि बिना केंद्र की मदद के हम राशन का स्केल नहीं बढ़ा सकते। पहले हम बताते हैं कि जीएल रैना, जो गिरधारी रैना फॉर्मर एमएलसी है, बीजेपी के कदावर नेता है, उन्होंने किस तरीके से कल नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेराव करने का प्रयत्न किया, ग्रिल किया है कि आप दिल्ली में जाने के बजाय जम्मू कश्मीर में रहकर के लोगों की समस्या का निवारण करें। आइए देखते क्या कहने जीएल रैना का। निर्मला सीतारमण जी के साथ मिले, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिले और क्या कहा कि लिबरल फंडिंग कर लीजिए। लिबरल फंडिंग किसके लिए? आपकी गाड़ियां खरीदने के लिए, मंत्रियों की गाड़ियां खरीदने के लिए? क्या हम चीफ मिनिस्टर साहब से कहना चाहते हैं कि दिल्ली बार बार उड़ान मत भरिए, यहां पर जाकर फोकस कर लीजिए। आप इंडी अलायंस की उसी आदत की तरह है कि आप बोल प्रॉमिस तो फ्रीबीज प्रॉमिस करते हो, लेकिन जब उनको डिलीवर करने के लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जिम्मेवारी आप फिर केंद्र पर छोड़ देते हो। यहां पर आपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे करी है? आपने 7 दशकों में, जो लगातार 70 वर्षों से आपने दिल्ली पर निर्भरता तो रखी, बस हमेशा स्टेट को पुश किया। बाकी स्टेट्स जो हमारे से साइज में छोटी है, जो हमसे शायद डिफिकल्ट सिचुएशंस में है, उन्होंने अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़े हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर हमेशा। दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से भाजपा के नेता कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि सच्चाई सबको पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है। अगर मोटा मोटा कहा जाए तो 65% हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर हमारा बजट 1 रुपया है तो 65% सिर्फ हम सैलरी कंपोनेंट में देते हैं, पेंशन कंपोनेंट में देते हैं, इंटरेस्ट जो हम वहां से लेते हैं, और बाकी 35% ही कैपेक्स है यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये पता था, लेकिन अब भाजपा के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने वाले नहीं है। शायद इसीलिए एक साजिश के तहत, नहीं साजिश नहीं कहा जाएगा, एक प्लानिंग के तहत उनको ग्रिल करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगदीप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, और रजनी सेठी, प्रवक्ता बीजेपी हैं, सुरजीत सिंह मनास नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। आप सभी का स्वागत है। आदर्श गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। आप बड़े अनुभवी हैं, आपने काफी पूरा जीवन ही पत्रकारिता में दे दिया है। ये कौन सी गेम ब्लेम हो रही है कि एक तरफ आप देखिए, हमारी जो अर्थव्यवस्था है जम्मू कश्मीर की पूरी तरह से डिपेंड है केंद्र पर, और जब वो केंद्र के पास जाते हैं तो कहीं ऐतराज भारतीय जनता पार्टी, वो यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग निर्मला सीतारमण से मिलते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं, तो भाजपा को क्यों ऐतराज होता है? नमस्कार विनोद जी, जी आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। समझ में नहीं आती ये
भारतीय जनता पार्टी अभी तक क्यों नहीं उभर पा रही है चुनावों के नतीजों से, क्योंकि सत्ता की दहलीज के जी पास बिल्कुल जाकर उनको वापस आना पड़ा और दरवाजा बंद हो गया उनके लिए। अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो या कोई भी हुकूमत हो जम्मू कश्मीर की, इससे जी कोई मतलब नहीं। जब केंद्र के साथ कोई भी सत्ता में हो, चाहे वो नेशनल वहां कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी हो, स्टेट और केंद्र के एक रिलेशन ऐसे हैं कि उनके पास जब जाए बगैर इनका काम ही नहीं चल पाएगा। जबकि आप ही ने अपने ओपनिंग रिमार्क में सबको बताया कि कितना डिपेंडेंट है जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर की जो यूटी इस वक्त है केंद्र सरकार के ऊपर कितना डिपेंडेंट है। उन्हें हर चीज के लिए उनके साथ बात करनी है, हर चीज के लिए उनको मिलना है। अगर उनसे नहीं मिलेंगे तो क्या सीमा पार जाके किसी और कंट्री को जाके मिलेंगे? जी उनकी अपना देश है, ये अपना प्रधानमंत्री है, अपने वहां पे केंद्रीय इनके मंत्री है। बिल्कुल बिल्कुल खाद्य का बात आती है, फूड की बात आती है, तो वहां के मंत्री से जाके बात करेंगे। अब दिल्ली से नहीं जाएंगे तो जम्मू से वो कौन सा रास्ता है? या तो कहा कि भाई आपकी सरकार अलग है इसलिए आप जब दिल्ली नहीं आ सकते, हम मिड वे में आपको मिल लेते हैं, जब आ जाइए वहां पे, आपका आपका दफ्तर वहीं एक बना लेते हैं। जी बड़ा अजीब सी बात लगती है जो भारतीय जनता पार्टी की, जब ये कहते हैं कि बार बार दिल्ली क्यों जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को सरकार को चलाने के लिए, दिल्ली जा रहे हैं जहां की जो आपूर्ति है उसे पूरा करने के लिए, दिल्ली जा रहे हैं यहाँ के लोगों के मसलों को लेकर जा रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के हालात की बात करने के लिए जा रहे हैं। हर चीज के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ता है। होम दिल्ली के पास है, सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे है, सिक्योरिटी उनके पास है, हर चीज उनके पास है। तो दिल्ली नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इसमें भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं समझ क्यों इतराज हो रहा है ये इस बात के लिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर दिल्ली क्यों जा रहे हैं? कि बाहर तो नहीं जा रहे, किसी और देश में तो नहीं जा रहे ना, अपने प्रधानमंत्री चलिए से चलिए मिलने जा चलिए रहे हैं, अपने चलिए मंत्रियों से मिलने जा रहे हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है इनको? मनासा, मुझे एक गजल का एक स्टैंजा याद आ रहा है, वादा उतना ही करो जितना निभा सकते हो, खा पूरा ना हो वो ना दिखाना मुझको। आपने इतने वादे कर दिए और आपने सरकार चलाई हुई है वक्तन वक्तन 1996 में, उससे पहले भी चलाई हुई है, 8 में भी सरकार चलाई। आपको पता आप दिल्ली पे डिपेंड है। फिर मैनिफेस्टो बनाते समय ऐसा क्यों नहीं किया कि अगर दिल्ली चाहे तो हम सिलेंडर भी दे सकते हैं, राशन का स्केल भी बढ़ा सकते हैं? ऐसा दिल्ली लिख देते शब्द तो आज आपको इस तरह से आप पर आरोप ना लगते। विनोद जी, जुम्मा के 2 महीने हुए। अगर हमारी सरकार, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के साथ बातचीत करके, उन्होंने कहा है हम मार्च के बाद जो है 200 यूनिट जो है बिजली वो फ्री देंगे, वो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देंगे। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, ठीक है ना, स्टार्ट जी किया जाएगा ना, जी जो काबिल हैं वो दे सकते हैं। तो जी रही बात ये बीजेपी वाले, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दों पे आए ना। हमें क्या करना है हम जानते हैं, हमें दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है वो हम जानते हैं। तो ये इसके ऊपर क्यों भटकते हैं कि हम दिल्ली जा रहे हैं, वहां पे बातचीत कर रहे हैं? हमारा मैनिफेस्टो, मैंने थोड़ी करना सेठी के पास चलते हैं। रजनी जी, आप पर यह कैसे आरोप लगता है कि आप कहीं ना कहीं ये काम नहीं होने दे रहे? जो वादे उन्होंने किए थे उन वादों को आप पूरा नहीं होने दे रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्यों ऐतराज है अगर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर दिल्ली में जाकर के आपके बड़े मंत्रियों से मिलते हैं, जिसमें निर्मला सीतारमन हो, नितिन गडकरी हो, या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो? स्टेट यूनिट को इतना ऐतराज क्यों है? ये थोड़ा सा समझ के बाहर आया है और शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी इसी बात को लेकर के ऐतराज जाहिर कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी वालों को क्यों तलखी है। जी रजनी सेठी। जी विनोद जी, अभी एनसी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम कैसे काम कर रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, बीजेपी को क्या लेना देना। शायद वो भूल गए हैं कि बीजेपी एक सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है पूरे जम्मू कश्मीर में। 28 विधायक हमारे चुनकर आए हैं। हमारा सवाल इनसे करना लाजमी है क्योंकि लोगों की चिंता हम लोग भी करेंगे। इन्होंने सिर्फ कश्मीर के लोगों के लिए वादे नहीं किए थे, इन्होंने जम्मू के लोगों के लिए भी वही वादे किए थे जो कश्मीर के लिए किए थे। इन्होंने मैनिफेस्टो में जो पॉइंट दिए थे, विनोद जी, जो मैं बात करना चाहती थी वो आपने खुद ही बोल दी कि इनको वर्ड जोड़ना चाहिए था, दिल्ली से अगर मंजूरी मिलेगी तो उसके बाद ये इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो मेरा भी यही सवाल है कि अगर दिल्ली से इनको मंजूरी नहीं मिली थी, मैनिफेस्टो के पॉइंट्स इन्होंने क्यों ऐड किए थे? एनसी के प्रवक्ता आज बात कर रहे हैं हम दिल्ली जाएं,
हमें कोई एतराज नहीं है, आप दिल्ली जाए, मुंबई जाए, कलकत्ता जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो 70 साल से आप लोग कटोरा लेकर केंद्र से ही मांगते रहे हैं, आज भी उसी लाइन को फॉलो करते हुए आप फिर से दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। आपने अपने प्रदेश में क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, कैसे अपनी प्रोमिसेस को फुलफिल करेंगे, कैसे मैनिफेस्टो के पॉइंट्स को क्लियर करेंगे? आपके मुख्यमंत्री जी यू टर्न ले रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं मार्च के बाद 200 यूनिट देंगे, मगर आपके मुख्यमंत्री जी तो बोल रहे हैं कि पहले सारी मीटरिंग होगी। क्या मार्च तक सारी मीटरिंग हो जाएगी? मेरा सवाल इनसे ये है, अगर मीटिंग नहीं होगी तो 200 यूनिट कैसे देंगे ये? तो एनसी के प्रवक्ता क्लियर कर दें, क्या ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को मार्च के बाद से 200 यूनिट देंगे? अगर उनके मीटर नहीं लगे होंगे तब भी देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना काम करें तो हम उनको ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। मगर उनके काम में डिले हो रहा है, 3 महीने से अभी तक उनके बिजनेस रूल्स सामने नहीं आ रहे, लोगों के लिए वो क्या कर रहे हैं विनोद जी, ये क्लियरिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम उनसे सवाल करना लाजमी भी है, क्योंकि हम मेन अपोजिशन में बैठे हैं। जगदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपके घटक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा, वो कह रहे हैं कि पहले पूरी मीटरिंग होगी, और आपको शायद याद होगा कि आपने वक्तन वक्तन कहा है कि जम्मू के मीटर चिनाब और तवी में और जेलम में कश्मीर के मीटर फेंके जाएंगे। अब ये दोहरा मापदंड। विनोद जी, आभार, दर्शकों का अभिनंदन, तमाम पार्टिसिपेंट का भी। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं ये डिबेट छोड़ दूं, और शायद ये पहली दफा होगा। मैं बड़े तल्ख शब्दों से, मैं ये शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, लेकिन नितांत धूर्तता, अपमान और मक्कारी से भरे शब्दों से मुझे कड़ी आपत्ति है जो अभी भाजपा की प्रवक्ता ने कहा। कटोरा लेके घूम रही हो, दिस इज व्हाट शी सेड। भिखारी हैं जम्मू कश्मीर के लोग, डोगरा, जिन्हें डोंगरा कहा था प्रधानमंत्री ने, जम्मू कश्मीर के उन्हें अगर नहीं पता हमारा इतिहास, आदत है 70 साल की। देखिए, पहले तो आप सुन लीजिए, मैंने आपको बड़े आदर के साथ कह रहा हूं, मैं अगर आप नहीं चाहते मैं ये डिबेट ही छोड़ दूंगा, क्योंकि इतना अपमान जम्मू कश्मीर के लोगों का। कटोरा लेके जा रहे हैं। आपको कुछ लोकतंत्र के बारे में कुछ जानकारी है? पहले मुझे जरा ये बताएं। ये जो अरबों रुपए का जीएसटी तमाम स्टेट्स केंद्र को देते हैं, वो किसके बाप का पैसा है? किसकी पुश्तैनी जमीन है वो? किसकी जायदाद है वो? पहले जरा ये बता दें। दूसरी बात, विनोद जी, किस प्रधानमंत्री से तवक्को करेंगे आप? बाकी छोड़ दीजिए सबको। पिछले फाइनेंशियल कमिश्नर ने पब्लिक डोमेन में कहा कि मुझे प्रधानमंत्री ने मना किया, कम कर दो राज्यों का कोटा, जो पैसा आपने उनको आवंटन करना है। इनसे तवक्को करेंगे आप कुछ मत दीजिए। आप बराए मेहरबानी सिर्फ इतना कीजिए जो हमारा हक है। और दूसरी बात, विनोद जी, स्थिति पता क्या है? एक आदमी को तैरना नहीं आता, ये कह रहे हैं जगदीप जी, आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि एक तो आप साफी हैं, दूसरा आप सियासतदान हैं। जैसे कहा जाता ना, एक तल्ख शब्द इस्तेमाल कर लूं, करेला ऊपर से नीम चढ़ा हुआ। सवाल मैंने आपसे पूछा था, वो कहाँ गए जेलम वाले मीटर, कहाँ गए तवी वाले मीटर? मैं विनोदी उस पर आ जाऊंगा, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, आप संपादक हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मेरी बात बीच में रह गई, मैं फिर से पूछना चाह रहा था। मैं स्थिति बता रहा हूँ आपको कि एक व्यक्ति जो है जिसको तैरना नहीं आता, ये कह रहे हैं कि भाई तैरना आएगा तो पानी में जाना। वो कह रहे हैं कि भाई जब तक तैरना आएगा नहीं, पानी में जाएंगे कैसे? बड़ी स्थिति ये है। अब आपने जो बात की उस पर भी आता हूँ, लेकिन मैं ऑनेस्टली सेइंग ये अपमान है, जम्मू कश्मीर के लोगों का अपमान है। कोई कटोरा लेके आपके पास नहीं जा रहा और कुछ आपके पास पुश्तैनी नहीं है, पहले ये समझिए। दूसरी बात, विनोद जी, मुझे ये बताइए, बार बार 200 यूनिट की क्या बात होती है? जरा मुझे बताइए। अरे आधे हिंदुस्तान को बिजली दे रहा है ये प्रदेश। दरिया चिनाब का, दरिया झेलम का गाढ़ा पानी इतनी बिजली पैदा करता है जो यहां से लूट कर आज की तारीख में आप लोग आते देश में बांट रहे हो। आपके अंबानी और अंडानी लालाओं के हाथ में आपने दे दिया सब कुछ। जगदीप जी, मैं बार बार 200 यूनिट जगदीप जी, मैं बार बार इस बात को लेकर के आपको एक बात बताइए सिंपली, अब जब आप एनएचपीसी से वाटर यूजेस चार्जेस लेंगे तो फिर आप क्या तवक्को रखेंगे? आई गॉट इट। एक बात मुझे बताइए, आज से 6 दशक या 5 दशक पहले की परिस्थितियों के अनुकूल ही चलना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है।
ये श्री भागवत गीता में दर्ज है। दूसरी बात मुझे ये बताइए, जो देश विकसित है वहां पर कोई सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज होती है? इनको मालूम भी है वो क्या है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आप 1 रुपए की जो बच्चा टॉफी खरीदता है उस पर भी जीएसटी लगाते हो, आलम यह है कि पॉपकॉर्न जिनके ऊपर क्रैक चढ़ा था उस पर भी आप जीएसटी लगा रहे हो। लूट कर प्रदेशों को आप वहां पर तानाशाह बनकर बैठे हो और फिर आप कहते हो कटोरा लेकर मत जाओ। आई एम सॉरी टू से, ऑनेस्टली सेइंग, रिलक्टेंटली, दिस इज व्हाट द चलिए आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन, ऑनेस्टली सेइंग। जगदीप जी ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। ना मीटर जेलम में फेंके, ना मीटर चिनाब में फेंके, ना पानी में फेंके। अदर जी क्या कहेंगे आप? आपको याद होगा बड़े जोर शोर से प्रदर्शन किया करते थे, ये कहते थे कश्मीर के मीटर जेलम में। आज उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मीटरिंग पूरी होगी उसके बाद हम 200 यूनिट देंगे, वो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। विनोद जी बिल्कुल सही बात है। जब इन्होंने पहले अपने मैनिफेस्टो में यही कहा था और जब भी मीटर को लेके जहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ करते थे तो ये सब पॉलिटिकल पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी भी यही कहती थी कि हम उठा के मीटर जो है दरिया में फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मीटर नहीं लगने देंगे। और इन्हीं के शासन में सामने सामने कोई बात नहीं इसमें हो रही है। बात सिर्फ ये है कि मुझे भी रजनी जी की इस बात का थोड़ा सा मुझे लेकर लगा कि कटोरा लेके ले जाना ये थोड़ा सा अजीब सा लगा। बाकी ये मैनिफेस्टो में क्या कह रहे हैं क्या नहीं कहते, ये तो पॉलिटिकल पार्टी की आदत है, कहना कुछ है, जब नहीं होता तो वो उसके किसी दूसरे पर डाल देते हैं। लेकिन ये शब्द जो है, ये अगर जगदीप जी नहीं कहते तो मैं भी इसी पे आने वाला था। क्या भाजपा प्रदेश जो है, शासक प्रदेश है, वो क्या कोई और चीज लेके जाते हैं मांगने के लिए? उनके पास कौन सा घास कटोरा है? कोई चांदी का है या कोई सोने का है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है? मैंने पहले ही कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को छोड़ दो, जहाँ बीजेपी की सरकार की आएगी तो भी वहां जाएगी मांगने के लिए। तब क्या आप कहोगे क्या झोली लेके जा रहे हैं या कटोरा लेके जा रहे हैं? ये एक बड़ा सा शब्द जो है जो जम्मू कश्मीर की सरकार को बात छोड़िए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी उचित नहीं है। ये बार बार इनकी, ये आज नहीं कहा, ये पिछले बहुत बार इनसे सुन रहे हैं। बाकी ये मैनिफेस्टो है इनके, झूठ कुछ भी इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। मीटर हम फेंक देंगे, मीटर नहीं लगाएंगे, आप कह रहे हैं मीटर लगा रहे हैं। ये तो जनता को बनाना है, उस वक्त इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन जीत गए हैं। अब उसके बाद जो सीधी सी बात है, केंद्र के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ये अपने ऊपर इनका है कुछ नहीं है इसके, इनके पास उनके ऊपर साथ चल के करेंगे और कितना वहां से कर सकते हैं। या लग्जरी गाड़ियों के लिए पैसा मांग रहे हैं या किसके लिए मांग रहे हैं, ये बहुत सी चीजें अब सामने आएंगी। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो 3 महीने हुए ना। अभी तक तो ये मेन जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की राजनीतिक लड़ाई जो है स्टेटहुड को लेके चल रही है, ताकि स्टेटहुड हमें मिला जाए, उस पर तो बात कोई हो नहीं रही है, उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। सिर्फ कहते हैं कि वादा किया है हमने ऑन द फ्लोर भी कहा हुआ है, होम मिनिस्टर ने भी कहा है, सबने कहा है तो दे दो भैया, इनको भी राजी कर रहे तो जम्मू कश्मीर को भी चैन से रहने तो। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी जो चीजें की कमी है यूटी में आ रही है, वही है कि यही ना हो कि दिल्ली वाला अशोक कल को चीफ मिनिस्टर का भी सामान फेंक के बाहर फेंक दिया जाए और कहे कि तुम मकान खाली कर दो, मिनिस्टर का भी खाली कर दो। क्या ऐसे हालात बनने से पहले है कि जम्मू कश्मीर के उसको मेंटेन करे, उसको सप्लाई करने की कोशिश करे, बजाय इसके कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोकल यूनिट के प्रवक्ता ही बोल रहे हैं। आपको कभी भी नेशनल किसी स्पोक्समैन से ये शब्द सुनने को नहीं मिलेंगे कि यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं। वो शुक्र कर रहे हैं कि आ रहे हैं, मिल रहे हैं। जवाब देना चाहते हैं रजनी सेठी, आप बताइए, आपको एतराज है इनकी स्टेटमेंट जगदीप जी की भी? और जी विनोद जी, कांग्रेस को मेरी बात बड़ी बुरी लगी, जबकि ये सच्चाई है। मैं इनसे ये सवाल कर रही थी कि मैनिफेस्टो में आप लोगों ने रेवड़ियां बांटी हैं, तो क्या केंद्र सरकार से पूछ के बोला था? आज आप वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो आपको ये कटोरा शब्द कोई गाली तो है नहीं। आप इतनी मिसयूज करते हैं अपनी लैंग्वेज को डिबेट्स में, तो वो आपको सही लगती है। तो कटोरा आपको चुप गया, क्योंकि कटोरा, मैंने सच्चाई बोली, जो 70 साल से यहाँ की सरकारें करती रही हैं, जो 70 साल से यहाँ की सरकारें केंद्र में जाकर मांगती रही हैं। हमारी स्टेट होने के बावजूद भी हम अपना खर्चा खुद क्यों नहीं कर पा रहे? ये बात कर रहे हैं कि हम जीएसटी देते हैं, इतना जीएसटी केंद्र सरकार लेती है। भाई मेरे, वो हर स्टेट देती है, तो क्या हर स्टेट दूसरे चौथे दिन मैनिफेस्टो के पॉइंट को क्लियर करने के लिए केंद्र में जाती है? क्या वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम अपने सिर पर लेकर बाद में केंद्र के सिर पर ठीकरा तोड़ती हैं? तो मुझे इस बात की बताइए। रजनी जी 1 मिनट रोकूंगा, 1 मिनट। क्या 4 साल आपने भी ये कटोरा इस्तेमाल किया था? 2014 से जून 2018 तक बीच में थोड़ा बंद रही सरकार।
आप भी हुकूमत में रहे। विनोद जी, हमने कभी रेवड़ियां बांटने का काम नहीं किया विनोद जी। फ्री का राशन देने 80 का, करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज क्या है ये जरा पूछ लीजिए। फ्री की बात ये कर रहे हैं, केजरीवाल के लाइन पर ये लोग चल रहे हैं। भाजपा हमेशा बात करती है जो जिस स्टेट का राइट बनता है वो उसको मिलता भी है, मगर अगर आप फ्री की बातें करेंगे केजरीवाल टाइप की, तो वो केंद्र सरकार की, मुझे लगता है कि उनकी नीति के अनुसार नहीं है। तो मेरा सवाल इनसे यही था, जब केंद्र ने डिसाइड नहीं किया, आप लोगों ने डिसाइड किया, उसको पूरा करने का काम आप करिए, केंद्र पर मत छोड़िए। लोग आपसे मांग रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो में आपने कहा है उसको पूरा कीजिए। सुरजीत मनोहर जी, लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपने कहा तो था, लेकिन आपके पास पैसा नहीं था। आपने वादे किए, वोट लिया, 42 सीटें ली, बड़ी पार्टी बन करके आए, सरकार भी बनाई, मंत्री भी बने। और आपके इस वक्त जो यूटी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं वो कहते थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो एक चपरासी का तबादला भी नहीं करा सकता। फुल एंजॉय कर रहे हैं और महंगी महंगी गाड़ियां भी खरीद रहे हैं। विनोद जी, ये बीजेपी के प्रवक्ता को पहले मैं बताना चाहता हूं, बीजेपी वालों को क्यों तकलीफ है। इन्होंने कौन सा अपना मैनिफेस्टो जो है पूरा किया है। 2 करोड़ नौकरियां दे दी, 20 करोड़ नौकरियां पहले ये लाए, 15-15 लाख ये कह रहे थे, 15-15 लाख इन्होंने दे दिया। किसानों की आमदन इन्होंने 22 में दुगनी करनी थी, दुगनी कर दी। ये कटोरे की बात करते हैं, हिंदुस्तान वर्ल्ड बैंक के पास जाता तो क्या है, हिंदुस्तान कटोरा लेके जाता है। इन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस बात पे कि कटोरा लेके जाते हैं, हर स्टेट लेके जाते हैं। आप कहिए सब स्टेट कटोरा लेके जाती है, वर्ल्ड बैंक के पास हिंदुस्तान जाता है, आप कहिए कि हिंदुस्तान जो है कटोरा लेके जाता है। ये कौन से शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसे इस्तेमाल आपको नहीं करने चाहिए। और आप भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो का कोई चीज पूरी नहीं की है, बताइए 2 करोड़ नौकरियां कहां पे हैं हमारे नौजवानों को? अभी हम तो 2 साल हुए, आप तो 11 साल हो गए बैठे हुए, कहां पे आपने वो पूरा किया? नोटबंदी पूरी करके आपने कहा था मिलिटेंसी खत्म कर देंगे, खत्म कर दिया आपने। आपने कहा था हम स्मगलिंग खत्म कर दिया, आपने खत्म कर दी। आप किस बात पे कह रहे हैं? आपने सोच समझ के बात करनी चाहिए। आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, लोगों का काम करिए, आपके एमएलए को कहिए काम करिए। हम कहां पे जाते हैं, क्या करते हैं, वो हमें पता है, आप उसकी चिंता मत करिए। आपकी सारी स्टेटें वो भी कटोरा लेके जाती हैं, कटोरे के ऊपर हमें ऑब्जेक्शन है। और आप बात तब करिए 10 सालों में आपने कुछ करके बताया, क्या करके बताया आपने 10 सालों में? ये विकास किया है जहां पे जम्मू का कोई आदमी नहीं लगा है? ये विकास किया आपने जहां जम्मू के बच्चे खज्जल हो रहे हैं? ऐसा नहीं चलेगा। आप बिल्कुल इस चीज के हकदार नहीं है। 10 साल का आप हमें लेखा जोखा दीजिए, तब हमारे से 2 महीने का लेखा जोखा मांगिए। जब तक आप 10 साल का लेखा जोखा नहीं देंगे, आपने किया क्या? 22 में हम दुगनी कर देंगे किसानों की। किसान आज भी बैठे हुए हैं वहां पे बॉर्डर पे, और उनके नेता मर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है उनका। 40 दिनों से वो भूख हड़ताल पे बैठा है, आप लोग पूछ नहीं रहे। हमें यहाँ पे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है क्या करना है, किसको बिजली देनी है, क्या देना है, राशन कैसे देना, सिलेंडर कैसे देना, वो हमें पता है। और किसके पास जाना वो हमारा राइट है, सेंटर के पास जाना हमारा राइट है, उसके लिए कोई हमें रोक नहीं सकता। रजनी जी, ठीक है ना? आप अपना लेखा जोखा लेके आइए कि आपने 10 सालों में क्या किया। जगदीप जी, ये देश जो है विकसित नहीं है, विकासशील है। और आपने सोशल सिक्योरिटी की भी बात की, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। और जगदीप जी, आपको मैंने सवाल दे ही दिया है, ये विकासशील है, मैं बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा जी, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, एक पूर्व कांग्रेसी नेता और इस देश के सुपरस्टार दिवंगत राजेश खन्ना साहब की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के गाने की मैं चंद लाइनें पेश करना चाहता हूं, जिसमें वो कहते हैं, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक भाजपाई चुनो जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना। मैंने भाजपा जोड़ दिया बेईमान की जगह, क्योंकि यही उसका अपवाद है आज की पीढ़ी। आप मुझे बताइए कि मैं क्या इसका उत्तर दूं? 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो राशन पर मयस्सर कर देने वाली ये सरकार रेवड़ी की बात करती है। जो अभी मना साहब ने कहा, मैं थोड़ा सा उसको आगे ले जाता हूँ। ये तो पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है। वो 2 करोड़ नौकरियां हो, वो आय दुगनी की बात हो, वो 15 लाख खाते, छोड़ दीजिए। अभी महाराष्ट्र में ये जीते, विनोद जी, इन्होंने क्या किया वहां पे?
इन्होंने वो जो लाडली बहना स्कीम थी उसको कंटिन्यू करना और उसमें ये लिख कर दिया कि भाई हम इसमें कोई संशोधन नहीं करेंगे, हम फिर वो नहीं देखेंगे ये गरीबी रेखा के नीचे है कि ऊपर। लेकिन अब का जवाब जो है वो नए सिरे से आ गया, सरकार ने दे दिया कि मनन होगा, जो डिजर्विंग होंगे उनको देंगे। यही राजस्थान में किया। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो हमारे भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमारे स्क्रीन फ्रेंड है, बड़े अच्छे आदमी है, मैं जानता हूँ, बुद्धिजीवी, लेकिन उनकी मजबूरी है। अब मुझे ये बताइए कि इनको किसने कहा कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब वहां गए, गाड़ियां लेना चाहते हैं, मतलब कहा है उमर अब्दुल्ला साहब ने कि मैं गाड़ियां लेना चाहता हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं गाड़ी लेता हूँ इसलिए आपके पास आए। मतलब आप खुद ही स्पेकुलेट करेंगे। दूसरी बात मैं फिर से कह रहा हूँ, बराए मेहरबानी समझिए, ये फेडरल ढांचा नहीं है इस देश का लोकतंत्र जो है, और अगर है तो सिर्फ ऊपरी परत है। आपका ये जिम्मा है, इस देश की मरकजी सरकार माई बाप होती है देश की, प्रधानमंत्री की भूमिका, उस पद की भूमिका इस देश के पिता माँ की है, और वो कहता है कि जगदीप कब जी कर एक दो, काट मिनट दो। एक कौन सा मिनट राज्य आपको जो रोक गैर सकता बात हूं, एक मिनट आपको रोक जी। सकता हूं। आपने भाजपाइयों जी। पर बेईमान होने का आरोप लगाया, ठीक है, मानते हैं आप। और आप देख लीजिए, बिल्कुल। आपके आपके पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर्स के बंगले आप देख लीजिए, और शहीदी चौक में आपका मुख्यालय भी आप देख लीजिए। आप जब बैठे होते हैं ना, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं जगदीप को कुछ ना हो, कभी भी छत गिर सकती है। आप उनको बेईमान कहने से पहले अपना भी एक्सरे करें, सिटी स्कैन करें कि आपके नेता कितने ईमानदार रहे हैं जिन्होंने अपना मुख्यालय तक नहीं बनाया और अपने बंगलों, मुझे लगता है कि बाइक लेके उसमें घूमना पड़ता होगा, कमरे से किचन तक बाइक पे जाना पड़ता है। विनोद जी, मैं आपका आभारी हूँ, जी आपने ये बात रखी, और मेरी पॉलिटिक्स कभी ऐसी रही नहीं। मैं सीधे शब्दों में कहता हूँ, जो भी कांग्रेसी करप्ट है उठाकर जेल में डाल दीजिए। आपने हर मुमकिन कोशिश की भी। आपका मैंने वो कहा नेशनल कि हेराल्ड मामला हो, क्या हुआ? आपके 2G का क्या हुआ? आपके 4G का क्या हुआ? आपके कोल स्कैम का क्या हुआ? रही राज्य स्तरीय नेताओं की बात, तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप थे सत्ता में, आज भी हैं, क्यों नहीं किया आपने उनको अंदर? कर दीजिए ना। रही बात कांग्रेस के ऑफिस की, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन मनन जरूर करेंगे। अब मैं आता हूं मुद्दे पर, जो मुद्दे की बात है। देखिए, 2200 करोड़ की रिश्वत भारत में ली जाती है, अमेरिका में जांच बैठती है, और इनकी ट्रॉल आर्मी और गोदी मीडिया चीख चीख कर जॉर्ज सोरोस का नाम लेता है, जी जिसको कल जो बाइडेन ने पुरस्कृत किया है। अरे इससे बड़ा तमाचा क्या होगा आपके मुंह पर? आप सरकार है, आपने इंटरनेशनल लेवल्स की धज्जियां उड़ा दी। चाइना को बुलाया जाता है शपथ समारोह में, हमारे जयशंकर साहब वहां बैठे रहे अब तक, लेकिन निमंत्रण नहीं मिला। आपने हर फ्रंट पर देश का सत्यानाश कर दिया। जीडीपी कहां आ गई? आज की खबर है 6 पॉइंट समथिंग इज द जीडीपी, जिसका असर एक ठेले वाले पर भी है, मुझ पर भी है, और आप पर भी है। और अब ये कटोरे की बात, मैं एक ही बात पे बात करूंगा, बड़े सम्मान के साथ मैं भाजपा प्रवक्ता को कहना चाहता हूं, अपने शब्द वापस लीजिए, उसको जस्टिफाई मत करिए। आप सिंपली ये कहिए, मेरे मुखार बिंद से ये शब्द निकल गया, मैं इसे वापस लेती हूँ, आपने डोगरतम का अपमान किया है, आपने डुग्गर सभ्यता का अपमान आपने, किया, आपने जम्मू जगदीप जी, कश्मीर के मैं लोगों का अपमान किया है, आदर्श जी के और पास जाना सबसे चाहूंगा, बड़ी बात ये लेकिन कि आपने अपनी हमें करप्शन को भिखारी बना जस्टिफाई दिया। किया है। आप इसे अपने मंत्रियों की करप्शन को कैसे? जस्टिफाई कर रहे हैं। आदर्श जी, आप मैं बताइए कि जगदीप जी का कहना है कि समूचे विश्व में इस मौजूदा केंद्र सरकार ने भारत का नाम नीचे गिराया है, लेकिन भाजपा या सरकार ये कहती है कि हमारा दबदबा बढ़ा है। हम भाजपा की बात मान लेते हैं, हमारा दबदबा बढ़ा है, कोई शक नहीं है। जी हम विकासशील नहीं, अपने आप को विकसित कर रहे हैं। जी फिर जगदीप जी ने जो बात कही है, मैं उस बात को एंडोर्स करूंगा। अगर आप सोशल सिक्योरिटी दे सकते हो, तो आज भी मैं ये कहूंगा कि सोशल सिक्योरिटी के ऊपर किसी भी गवर्नमेंट ने सोचने की बात नहीं की। ये 1000 रुपये आज 2100 रुपये देना सोशल सिक्योरिटी नहीं है। पहले 500 दे देते थे, किसी विडो को दे देते थे, ये सोशल सिक्योरिटी नहीं। ओल्ड एज तो 1000 के दे दी। सोशल सिक्योरिटी देना, बिल्कुल सही कहा जगदीप जी ने, जितने भी डेवलप्ड कंट्री है सब में सोशल सिक्योरिटी है। सोशल सिक्योरिटी एक ऐसा रीजन है जिसे देने से 50% नहीं, मैं कहता हूँ 80% करप्शन देश की खत्म हो जाती है। किस लिए करप्शन करता है बंदा? सबसे ज्यादा करप्ट बंदा वो इसलिए हो जाता है क्योंकि मेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा, मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा, मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरा इलाज होना चाहिए, मेरे पास काम होना नहीं है तो कुछ जीने का सहारा होना चाहिए, वो यहाँ नहीं है।
आज हर आदमी की सोच, आज आदमी की दौड़ पैसा इकट्ठा करने की है, इसीलिए इकट्ठा करके अंदर रख लूं। कल को मेरे बच्चे सबके बाहर पढ़ रहे हैं, अधिकतर बच्चे बाहर है। क्या हालात यहाँ पे जम्मू कश्मीर की हो रही है और बाहर दूसरे की हो रही है। अगर आप जम्मू की बात करें तो हम कहते हैं कि बहुत बड़े छन्नी वगैरह जो त्रिकुटा ओल्ड एज होम बन चुके हैं। सोशल सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही है। यहाँ पे कोई सोच नहीं है सरकार की 1000 रुपया 500 रुपया देने से सोशल सिक्योरिटी नहीं है। दूसरी बात ये उन्होंने कही है कि यहाँ पे जो कटोरे को लेकर जो बात है, सबसे बड़ी जो बात सामने आ रही है, तो मैं ये रजनी से जानना चाहता हूँ। मैंने मैं ये दोनों अपनी आपस की बातें, इनकी पॉलिटिकल बातें हैं, मैं उस पर दखलंदाजी नहीं करता। क्या मैंने पहले भी यही बात कही है, क्या जो भारतीय शासित प्रदेश है क्या वो नहीं जाते हैं सेंटर केंद्र में? यहाँ से कोई भी सरकार भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जा रही है, आप वो एक केंद्र पत्रकार सरकार के हैं, पास है। आपको पता है यहाँ मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही है मैनिफेस्टो में, उस पॉइंट को लेकर रेवड़ियां कटौती की सभी बात पार्टियां की गई है। बांट रही देखिए, हैं, कांग्रेस सभी अगर पार्टियां कोई बांट रही हैं, पक्ष रखती है, यही तो उनका दुख करना है, बनता है। यही तो मैं कह मगर रहा आप हूँ। पत्रकार आप होने के रेवड़ियां नाते मत अगर ये बांटो, सवाल करते हैं, सोशल मुझे लगता सिक्योरिटी है दो। मैं हैरान हूँ कि रेवड़ियां आप पत्रकार भारतीय होने जनता के नाते पार्टी ये सवाल बांट कर रही भी है, कैसे रेवड़ियां सकते हैं। कांग्रेस बांट रही है, कि रेवड़ियां एनसी बांट रही है, रेवड़ियां सभी एक दूसरे को देखा देखी बांट रही है। ये तो केजरीवाल ने की शुरुआत बीजेपी ऐसी नहीं करती बांट है, रही आदर्श जी। उसके नक्शे कदम पर सब चल रहे आप हैं, बीजेपी सभी के चल रहे हैं। मैनिफेस्टो को देखिए, उसके हमने बजाय फी का कोई सोशल वादा सिक्योरिटी नहीं की तरफ रखा। ध्यान दीजिए। आप जिन चीजों के ऊपर काम कर रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा। सिर्फ यही है कि एक दूसरे को किसी तरह से नीचा दिखाया जाए और हम किस तरह से लोगों के सामने आए। कल जो चुनाव आएंगे उसमें किस तरह से क्षमा कीजिए, किस तरह से हम इनसे पार पाए जाएंगे, इनके ऊपर सोच ज्यादा है, लोगों की तरफ ध्यान कम है। अपनी पार्टी अपनी हुकूमतों की तरफ ध्यान ज्यादा दे रही है सभी पार्टी से। रजनी जी, कटोरा को लेकर के सबको ऐतराज है, क्यों? मैं विनोद जी वही हैरान हूँ, वो पार्टी को बेईमान बोले तो वो चलेगा, हम कटोरा बोल दिया जिसमें आप खाना खाते हैं रोज, तो कटोरा कोई गाली हो गई तो इन्होंने ऐसे शो कर दिया। मेरे को समझ नहीं आ रही, एक्चुअली इनके पास कोई पॉइंट था नहीं, इन्होंने इसको मुद्दा बना लिया। आज देखिए ना, कांग्रेस और एनसी एक ही भाषा यूज कर रहे हैं। विनोद जी, हैरानी वाली बात है, ये शेल्टर कर रहे हैं एनसी को, जबकि इन्होंने दरकिनार हो गए हैं ये लोग आने वाले चुनाव के लिए। कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है एनसी से कि वो आने वाले दिनों में चुनाव एक साथ नहीं लड़ेंगे, मगर आज वो इनका पूरा सपोर्ट करेंगे क्योंकि कटोरा शब्द इनको गाली लगा है। जो 70 साल से ये सरकारें करती रही है वो मैंने बोल दी तो वो इनको मिर्ची लग गई है। तो कहने का सब मुझे ये तात्पर्य है, कांग्रेस कह रही है कि मैं डिबेट छोड़ के जा रहा हूँ, तो ठीक है जाइए ना, हमने तो कहा नहीं। आप डिबेट कांग्रेस के नाते कर रहे हैं, मैं भाजपा के नाते जो देख रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। मुफ्त की रेवड़ियां केजरीवाल टाइप में नहीं पटनी चाहिए। अभी जो एनसी के प्रवक्ता विनोद जी बोल रहे हैं, 10 साल का हमें लेखा जोखा दीजिए। इनके मुख्यमंत्री जी रेल डिवीजन की इनॉग्रेशन पे गए थे विनोद जी, इन्होंने मोदी जी की तारीफ की मुख्यमंत्री जी ने, और इनके प्रवक्ता जी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इन्होंने किया क्या। आज रेल डिवीजन जम्मू में बन रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेल जा रही है, आपकी सरकारों में ये सब नहीं हुआ है। तो मुझे ज्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए आपके जम्मू कश्मीर का पिछले 10 साल का इतिहास क्या रहा है और इन 10 सालों में क्या रहा है। कांग्रेस की सरकारों में क्या पाया आपने और भाजपा की सरकार में क्या पाया आपने। आज एनसी के प्रवक्ता खुद कंफ्यूज है कि वो कांग्रेस का सपोर्ट करें कि बीजेपी का सपोर्ट करें, क्योंकि फंडिंग तो कहीं ना कहीं केंद्र से आनी है। इनको पता है कि केंद्र सरकार को खुश रखना हमारा काम है, मतलब कांग्रेस के साथ चलना इनकी मजबूरी है। कांग्रेस ये बता दे कि आने वाले दिनों में आप चुनाव एक साथ लड़ रहे हैं, जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं क्या चुनाव एक साथ लड़ने जा रहे हैं? तो कांग्रेस पल्ला झाड़ चुकी है। रजनी जी, मनाज साहब से जान लेते हैं। मनाज साहब, आप मुझे ये बताइए, 2 सवालों के जवाब। एक तो कांग्रेस आपका हिस्सा है या नहीं, दूसरा मीटर को लेकर के कांग्रेस का दावा था कि जम्मू के मीटर चिनाब में और तवी में फेंके जाएंगे और कश्मीर के मीटर जेलम में, लेकिन अभी रिसेंटली उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि पहले पूरी मीटरिंग होगी, उसके बाद 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। देखिए विनोद जी, बिल्कुल कांग्रेस हमारा हिस्सा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये बीजेपी वाले कोशिश करते हैं कि जोड़ तोड़ की जाए, खरीदे जाएं, 50-50 करोड़ रुपया एमएलए को दिया जाए और खरीदे जाए। ये इनकी नीति होती है, हमारी कोई नीति नहीं होती। हम जो अपने साथियों के साथ हैं, कांग्रेस ये है टोटल 6 टोटल है, 6 है, 2 हो 1 हो नहीं भी हो तब भी कांग्रेस के साथ है। ये इनका काम है, अकाली दल को छोड़ा, इनका काम है शिवसेना को छोड़ा, इनका काम है कभी नीतीश कुमार को जोड़ लेते हैं कभी छोड़ देते हैं, ये इनका काम है, हमारा ये काम है।
दूसरा आपने कहा मीटर के बारे में, पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, उमर साहब ने ये कहा कि मीटरिंग होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा मार्च में जिनके मीटर लगे होंगे वहीं से तो पता लगेगा ना। 200 यूनिट कहां से पता लगेगा? मीटर नहीं लगे हैं तो आपको पता कहां से लगेगा कि वो 200 यूनिट है? जो मीटर उखाड़ के फेंकने वाली बात थी, जो आपके सहयोगी कर रहे थे, कहने का क्या मतलब होता है, कहने का क्या मतलब होता है कि हमने रिलीफ देना है लोगों को, ठीक है ना, वो देंगे ना, हम देने की हमारी नीयत है। रजनी जी कह रही थी कि कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। रेवड़ियां आपने बांटी, महाराष्ट्र में बांटी, लाड़की बहना, आपने हरियाणा में बांटी। आप मेरी बात सुन लीजिए रजनी जी, आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आराम से आपकी बात सुनिए, अब आराम से सुनने का इरादा रखिए। आपने 80 करोड़ लोगों को अभी भी 5 किलो राशन दे रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ियां तो आप बांट रहे हैं। मैंने ये कहा था कि आप ये बताइए 10 सालों में आपने क्या किया है। आपने अगर रेल का वो ले दिया तो मुख्यमंत्री ने कह दिया रेल हमारे यहां आई, तो इसमें क्या गलत किया? अगर कोई ठीक काम किया तो हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन 10 साल का लेखा जोखा दीजिए, कितनी नौकरियां दी हैं आपने? आप ये बताइए कि 10 सालों में आपने किसानों की आमदन दुगनी कर दी। आप ये बताइए कि 10 सालों में कितने बेरोजगार लोगों को काम दिया, कहां पे तरक्की हुई है? जीडीपी का 80% जो है कर्जे में है हिंदुस्तान, और आप कह रहे हैं बड़ी तरक्की की है, बहुत विकास किया है। आप वो लेखा जोखा दीजिए, इधर उधर मत चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमें पता है क्या करना है और कैसे करना है, जानते हैं हम रूल करना। ये आप थे 4 सालों में यहां पे रहे, स्टेट में कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति की। आपके मंत्रियों को तो यह भी नहीं पता था कि कैसे डीओ लेटर दिया जाता है, सिर्फ अपने अंदर एसेट्स उन्होंने अपने बनाए, अपने घर बनाए, अपने महल बनाए। ये हम सारे जानते हैं, यहां के लोग जानते हैं, यहां की जनता जानती है। आप अपना हिसाब किताब दे, हमारा हिसाब किताब 10 सालों के बाद हमसे भी मांगिए, या 5 साल के बाद, हमारा 5 साल का टेन्योर है ना, 5 साल के बाद आप मांगिए, हम 5 साल के बाद बताएंगे कितना रोजगार दिया है, कितनी मुफ्त बिजली दी है, कितने मीटर उखाड़ के फेंके हैं और कितने सिलेंडर दिए हैं। आप अपनी बात करिए कि आपने क्या किया। आदर्श जी, ये फ्रीबीज की यानी रेवड़ियों वाली सियासत से आपको नहीं लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था पर इसका डायरेक्ट असर पड़ता है? और आरबीआई भी इस बात को लेकर के चिंतित है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि अगर आप मैनिफेस्टो में रखते हैं उसको पूरा कीजिए, और पूरा करने के लिए आपका रोड मैप क्या है, एटलीस्ट इतना तो बताइए आप। बिल्कुल सही है। ये रेवड़िया का सिस्टम इतना गलत जो हो गया हमारे यहाँ पे, एक पार्टी अगर एक रेवड़ी देती है, दूसरी रेवड़ी के साथ एक और सौगात दे देती है, तीसरी रेवड़ी के साथ 2 सौगातें दे देती है। ये किस तरह से चलेगा? ये कहाँ से आएगा पैसा? टैक्स पेयर का कितना का आप खून निचोड़ेंगे, आप कितना उनसे निकालेंगे, आप कितना उनके पैसों को लोगों को मुफ्त बांटेंगे? कोई ना कोई तरीके से, चाहे वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है, चाहे कोई लाडली योजना बना के ले आते हैं, चाहे वो 2100 रुपए की दे देते हैं, चाहे कोई स्कूटी दे देते हैं। ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें इनके चुनावी स्टंट है, चुनावों को जीतने के लिए, उसके लिए सब कुछ कर रही है। लाडली बेटी को तो उससे ज्यादा उसकी एजुकेशन की जरूरत है, उसको उसके साथ उनको बाकी चीजों की जरूरत है। आप स्कूटी दे के कह रहे हैं कि जब जाओ तुम, तुम्हारा काम, हमने लाडली बेटी के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। आप उसको कमाने दो, उसको इस काबिल बनाओ उसको, ताकि वो अपनी स्कूटी खुद ला सके, अपनी स्कूटी खुद बना सके, उसकी तरफ जरा ध्यान दो। जब मुफ्त की रेवड़ियां अर्थव्यवस्था का तो कहाँ जा रही, कहाँ चौपट तो होनी और क्यों नहीं होगी है। जब आप मुफ्त की रेवड़ियां सबको देते जाओगे, यहाँ एक समय आ जाएगा कि कोई भी बंदा काम करने को राजी नहीं होगा, कहेगा कि मेरे तो राशन भी मुझे फ्री आ रहा है, मुझे क्या करना है काम करके, मेरा बच्चे भी स्कूल में फ्री पढ़ रहे हैं, मुझे क्या करना है काम करे, मेरी बेटी की शादी में पैसा भी मिल जाएगा, मुझे करने की क्या जरूरत है। फिर क्या करेगा ये देश, जब सब लोग ये कि हमें मुफ्त की रेवड़ियां ही मिलती जानी है, तो हमें काम क्या करना? तो फिर क्या होगा, इस देश का होगा? कितनी देर तक चलाएंगे? आप देखिए, जब से ये रेवड़ियां शुरू हुई है तब से लोगों के दिलो दिमाग के अंदर यही चीजें बैठ गई हैं। इस पार्टी ने मुझे ज्यादा रेवड़ियां बांटनी है, इसने कम बांटनी है, इसकी तरफ इसका ध्यान ज्यादा है, इसकी तरफ कम है। ये एक चीज ऐसी पैदा कर दी है इन्होंने जो आने वाले दिनों में देश के हित के लिए नहीं है। विनोद जी, मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ। जी जगदीप जी, अब सवाल ये उठता है कि आपका हिस्सा है, आप सरकार का हिस्सा हैं, बाहर से आप सरकार को समर्थन दे रहे हैं, सरकार ने जो मैनिफेस्टो दिया था, जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे, उन मैनिफेस्टो को फुलफिल नहीं किया जा रहा है, सरकार की तो बेइज्जती हो ही रही है। आप भी एम्बेरस फील कर रहे हैं कि नहीं, कि आप भी यह कहते हैं कि दिन ही कितने हुए? विनोद जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर पहले जरा बता दूं कि जब प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून वापस लिए थे, माफी तब भी नहीं मांगी। ये कहा था कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, वरना मेरी नीयत खराब नहीं।
जब बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान गृह मंत्री अमित शाह ने किया, माफी उन्होंने भी नहीं मांगी। तो इनसे क्या तवक्को मैं करूं? इनसे तो सावरकर साहब अच्छे थे, कम से कम 7 मरतबा माफी तो मांग ली, फिर चाहे फिरंगियों से ही मांगनी पड़ी उनको, लेकिन मांग ली। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। देखिए, जहां तक सवाल आपके सवाल का है, पहले तो मैं आप ही से पूछता हूं, आप मुझे बताइए, जो गुप्ता साहब ने कहा, थोड़ा सा इसे रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। बिल्कुल मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। सोशल सिक्योरिटी इज अ क्वाइट डिफरेंट थिंग कंपैरेटिवली इफ यू विल सी व्हाट वी कॉल द फ्रीबीज। अब यहाँ पर स्थिति क्या है? अगर ये सरकार कह रही है कि भाई हम ये मॉनिटर करेंगे कि कौन डिजर्व करता है, आप मुझे बताइए, एक आदमी जो 10 लाख 15 लाख या 50 लाख का टैक्स भरता है, उसको जरूरत है 200 यूनिट बिजली की? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये है कि भाई साहब, आपसे बार बार ये कहा जा रहा है कि आप मरकज में बैठे हैं, यहाँ का जितना कर होता है, टैक्स होता है, वो जीएसटी के नाम पर आप उगा कर ले जाते हैं। एवज में आप कहते हैं कि भाई, अभी उन्होंने एक और बात कह दी भाजपा प्रवक्ता ने कि भाई भाजपा के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है, या अगर होंगे तो फिर कांग्रेस के साथ कैसे होंगे? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने हमसे किसी तरीके का कोई प्रदेश के लिए फाइनेंशियल आपको कुछ सपोर्ट चाहिए, तो आपको हमारे साथ बेहतर रिलेशन बनाने पड़ेंगे। सीधी सीधी बात है ऑपरेशन लोटस। बाकी ये रेल, खेल, तेल और सड़कें जिनकी आप बात कर रही हैं, सब कांग्रेस के दौर की हैं। इस पे आप इतना मत इतराइए, और बराए मेहरबानी फ्री बीज पर बात मत कीजिए। और रही बात गाड़ियों की, मैं विनोद जी का आखिरी बात करके बात पूरी करूंगा। अब छोड़ दीजिए सबको, मैं प्रधानमंत्री की बात करता हूँ, मैं उनको परिधान मंत्री कहता हूँ। 5 लाख का चश्मा, 10 लाख का उनका ड्रेसअप, 8,000 करोड़ का जहाज, वो भी कोविड के दौरान, कई 100 करोड़ की गाड़ियां, और जिस घर की वो बात करते हैं जहां वो रहे, उस पर कितना उन्होंने रेनोवेशन पे लगाया, और फिर दिल्ली जाके शीश महल की बात करते हैं। कितना कंडेम्ड किया उसको इस देश के सोशल मीडिया ने, पर इनको समझ नहीं आई। जहां दिल करता है धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। भारतीय झूठी पार्टी यानी भाजपा ये मानने को तैयार नहीं है कि इनके प्रधानमंत्री, इनका शीर्ष नेतृत्व जमकर इस देश से झूठ बोल चुके हैं, और माफी मांगना तो दूर, अभी भी लोगों को मूर्ख बनाने पर तुले हैं। हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने पर तुले हैं। जीडीपी कहां जा रही है, कोई मतलब नहीं कि केंद्र से आर्थिक मदद इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक वक्त आने पर ऑपरेशन लोटस चलाना चाहती है जम्मू कश्मीर में। ये जगदीप जी का कहना है। विनोद जी, ये कहीं ना कहीं अपनी धारणाएं बनाते रहते हैं। अभी ये बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी झूठे हैं, मतलब एक प्रधानमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए आप ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, झूठे हैं। देखिए, अगर वो झूठे होते तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते। पहले उसका भी जवाब दीजिए। आपका प्रधानमंत्री क्यों नहीं चुनकर आया जगदीप जी? लोगों को सही व्यक्ति लग रहे हैं वो। अगर प्रधानमंत्री सही काम कर रहे हैं तो तभी लोग उनको चुनकर ला रहे हैं जगदीप जी। ऑपरेशन लोटस हमारा कोई फोकस नहीं है, हमारा जनता की चिंता करना हमारा फोकस है। अभी पता लग लोगों के साथ जो वादे आप लोगों ने झूठे वादे कैसे पूरा करेंगे, ये हमारा सवाल है। आप इसे घुमा फिरा के अपने से उतार के भाजपा पर ना छोड़े। देख लेते हैं आप ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कांग्रेस एनसी के साथ है कि नहीं। आप ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि जो उनके मैनिफेस्टो के पॉइंट्स हैं क्यों नहीं है हो रहे हैं, अरे कमाल कर रही है, तो बताइए ना। इंडिया गठबंधन के साथी है, क्यों नहीं है? सरकार आप लोगों की है, हम तो अपोजिशन में है। अरे बिल्ली के खाब में चीका फूट गया तो उसका दोष मेरा नहीं है ना भाई। हम लोग गठबंधन के साथी हैं, हमारे में कोई रार नहीं है। भाजपा जितने मर्जी अपने देखे कि आसमान से चूहे गिरेंगे, वो नहीं गिरेंगे। तो कौन से गठबंधन में है आप लोग? आपके एक भी मंत्री पद आपको इतनी परेशानी किस बात की है कि आपके 28 विधायक आ गए लेकिन सबका सुख नहीं मिला? ये परेशानी है, ये परेशानी है ना। मैं जानता हूँ किसके डेट ऑफ बर्थ में फर्क है, जिसका गला दबाया हुआ है आपने, जरा बताइए क्यों उसको मजबूर किया जा रहा है गठबंधन में रार पैदा करने के लिए? जरा बताइए क्यों आपने एक मरतबा फिर से, अब मैं ये बातें करना नहीं चाहता। आप आदर्श जी क्या इस पर खुलासा करेंगे कि उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने भी बेबाकी से कहा है कि कांग्रेस को ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना छोड़ देना चाहिए और आत्ममंथन आत्मचिंतन करना चाहिए और
तस्लीम यानी कबूल करना चाहिए कि हम हारे हैं। जी आदर्श जी। विनोद जी, ईवीएम पर कल भी आपने एक डिबेट जी ईवीएम जी पे जी की जी, थी, मानते उस पर भी नहीं है ना, काफी मानते नहीं अच्छी है। तरह से जी चर्चा हुई थी। जी उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात कही है। मैंने बार बार ये आपकी डिबेट में पहले भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कुछ भी कहे, जम्मू कश्मीर के हालात इस वक्त ये है कि जम्मू कश्मीर का जो चीफ मिनिस्टर है वो केंद्र के साथ मिलके चलना चाहता है, उनके पास जाता है, उनके पास बात कर रहा है, उनके पास ही रहता, हर मुश्किलात को उनके साथ लेकर जाता है। ईवीएम की उन्होंने बात कही है क्योंकि वो जीत गए हैं, वहाँ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है, उनको ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं आई। कांग्रेस को कहीं दिक्कत आई है तो कांग्रेस उसके लिए बोल रही है। लेकिन इस वक्त उमर अब्दुल्ला मैं केंद्र की आवाज के साथ आवाज मिला के चलना चाहते हैं ताकि वो जम्मू कश्मीर की सरकार को चला सके। जी। मुझे यही बात नहीं समझ आती, जब उनका चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस का उनके साथ मिलकर चल रहा है, वहां पे जाता है, एक शब्द ना तो चीफ मिनिस्टर बोलता है केंद्र के विरुद्ध, ना केंद्र सरकार चीफ मिनिस्टर के विरुद्ध कुछ बोल रही है। फिर यहाँ के प्रवक्ता हर रोज, मैं रजनी सेठी की बात नहीं कर रहा, जो बुरा ना बनाए मेरी बात का, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, इनके प्रवक्ता हर रोज हेडक्वार्टर में बैठ के एक नया स्टेटमेंट जम्मू कश्मीर के बारे में दे देते हैं जिसका कोई मकसद ही नहीं होता, इनका मतलब ही कोई नहीं होता। आप ईवीएम पे वो कहते हैं डिस्कशन शुरू करते हैं या किसी और पे शुरू करते हैं, उसका तो इस वक्त को मतलब नहीं है। मतलब इस वक्त यही है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को चलाना है और किस तरह से चलाना है, यहाँ कितनी ताकत देनी है। बिजनेस रूल की बात करिए, अभी तक बिजनेस रूल नहीं दिया। बिजनेस रूल किसने देना है? वो 3 मेंबर कमेटी का बिजनेस रूल बना के देगी क्या? उसको होम मिनिस्टर मान लेगी, वहां की वही वो लागू कर देगी? बिजनेस रूल्स कहाँ से आने हैं? बिजनेस रूल का किसी को पता ही नहीं है। बिजनेस रूल्स है क्या, किस तरह से देने हैं, किस तरह से काम करना है, ये सब चीजें स्टेट के लिए जो जरूरी है उसके ऊपर ध्यान न देकर दूसरी तरफ जो स्टेटमेंट दी जा रही है ताकि लोगों को डाइवर्ट कर दिया जाए, दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए, ये सबसे बड़ी बात है इस वक्त। जी मनाज साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, आप तो चाहते हैं कि रिश्ते दिल्ली के साथ भी बेहतर हो और कांग्रेस के साथ भी, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। देखिए विनोद जी, दिल्ली में जो सरकार है वो भाजपा की सरकार है जी। कोई भी स्टेट की जो गवर्नमेंट होगी, ये छोड़ दीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दीजिए, उसकी कोशिश होती है कि दिल्ली के साथ ठीक रिलेशन, हमने झगड़ा नहीं करना है, हमने लोगों के वेलफेयर के लिए सोचना है। अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती या किसी और पार्टी की होती तो उसके साथ तालमेल बिठाया जाता है, इसमें बुरी कौन सी बात है? कि आप ये क्या चाहते हैं कि एक दूसरे को गालियां निकालें या लोगों के काम किया जाए? 10 दफ़ा अगर हमें प्राइम मिनिस्टर से मिलने की जरूरत पड़ेगी तो 10 दफ़ा मिलेंगे, अगर फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने की जरूरत पड़ती है, अगर हम कहते हैं हमें फंड्स दीजिए, इसमें बुरी कौन सी बात है? ये अपना, मैं तो अभी भी कहता हूं रजनी जी बताए ना, ये अपना लेखा जोखा बताए ना, 10 साल का क्या लेखा जोखा है? आप रोज का आपका काम है, क्योंकि आप आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, आप जो है वहां पे बैठे हैं, रोज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, ये जनाब इन्होंने किया क्या। पहले अपनी अंतरात्मा में झांके कि हमने 10 साल में क्या किया। आपने 10 सालों में यह किया कि पूरे देश के लोगों को बेरोजगार कर दिया। आपने 10 साल में यह किया कि जीडीपी का 85% जो है वो कर्जे में डुबा दिया। आपने 10 साल में यह किया कि हमारे पड़ोसी हैं, सबके साथ जो पड़ोसी देश है उनके साथ हमारे रिलेशन खराब कर दिए। आपने 10 साल में यह किया कि जोड़ तोड़ की राजनीति की, यहां पे आपका मन किया। और यहां पे अभी विनोद जी ने कहा आप ऑपरेशन लोटस यहां पे भी चला सकते हैं, और बिल्कुल शक है आप चला सकते हैं, ठीक है ना। आपका 10 साल में ये है कि सत्ता हासिल करनी है, लोगों का वेलफेयर नहीं किया। आप ये बताइए लोगों का वेलफेयर कैसे किया आपने 10-11 चलिए रजनी जी जवाब दे दीजिए। इनका कहना है कि 10 सालों में कुछ हुआ ही नहीं है, उल्टा खसारे में है, देश पूरा घाटे में चल रहा है। विनोद जी, मैं वही बात कर रही हूँ। एनसी एक रीजनल पार्टी है, ये नेशनल लेवल की पार्टी के साथ डिस्कशन करना चाहती है। मुझे लगता है एक दिन आप रखिएगा, पूरी डिटेल्स के साथ डिस्कशन करेंगे, 10 साल में हमने क्या किया और 10 साल में इन्होंने क्या किया, पिछले 70 साल में इन्होंने क्या किया जम्मू कश्मीर में, पूरी चर्चा करेंगे उस पर। मगर आज वो समय नहीं है कि मैं इनको डिटेल डिस्क्रिप्शन बता सकूं। मैं ये बात जरूर करना चाहूंगी, आदर्श जी ने बात की कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को जाना पड़ता है प्रधानमंत्री जी के पास, बिल्कुल जाना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जगदीप जी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस जम्मू कश्मीर में चलेगा। अगर मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे तो आप उस पर सवाल खड़ा करेंगे कि ऑपरेशन लोटस का ही ये हिस्सा है, मुख्यमंत्री जी को बुलाया जा रहा है। पहले आप क्लियर करिए कि आप मुख्यमंत्री जी के साथ है, अगर वो जा रहे हैं दिल्ली मिलने के लिए, आपके मन में शक शुबा तो नहीं कि ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है। एनसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 10 साल का ब्यौरा दीजिए, मुख्यमंत्री जी को जाना पड़ेगा। तो मेरा यही सवाल है,
अगर ऑपरेशन लोटस आप लोगों को शक हो रहा है कि यहाँ पर होने जा रहा है, तो आप कांग्रेस ओपनली क्यों नहीं एनसी के साथ आ रही? ओपनली आ जाइए। जो 370 के ऊपर उनका स्टैंड है एनसी का, कांग्रेस उसको अपने सिर पे ले ले कि जो उनका स्टैंड है हम उसके साथ खड़े हैं। कांग्रेस फंस जाएगी विनोद जी, वो कहीं पे भी एनसी के साथ नहीं आने वाली अब। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अपने प्रॉपर वे से काम कर रहे हैं। रजनी जी लगती है कांग्रेस की प्रवक्ता बन गई, इनको कांग्रेस का ज्यादा पता है। 3 महीने में मैनिफेस्टो के पॉइंट का क्या हुआ, लोगों के साथ जो वादे किए थे उनका क्या हुआ, बस हमारे पॉइंट ये है, इसमें कोई दो राय नहीं। जगदीप जी, समय कम बचा है, जवाब दे दो। नहीं जगदीप जी, आप हमें बता दीजिए, आपको एनसी वाले इंडक्ट करना नहीं चाहते हैं या होना नहीं चाहते हैं? ये पशु पेश की स्थिति बनी हुई है, वो ऑन नहीं कर रहे हैं आपको, मुझे लगता है। विनोद जी, ये बचकानी बातें हैं जो भाजपा प्रवक्ता ने की। मैं ये बचकानी बातें मानता हूँ। पहले तो बात जब ऑपरेशन लोटस आप चलाएंगे, सुनिए, अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए ना, जवाब दे रहा हूँ। ऑपरेशन लोटस आप चलाएंगे तो आप मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे। और पहले आप समझ लीजिए ऑपरेशन लोटस है क्या। वो इस देश के लोकतंत्र का गला रेतना है, जो आपने कई मर्तबा रेता है। ये कोई आपकी उपलब्धि नहीं है जिसे आप गिना रही हैं यहाँ पे बैठ के। आपने चुनी हुई सरकारों को तोड़ा इस देश में। आपने जगदीप जी 90 मरतबा तोड़ा है। जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं मारा करते। बड़ी बात है, फिर दे देता हूँ। आप मुझे बताइए, 3 महीने पहले चुनाव, अगर चुनाव से ठीक समय से 3 महीने पहले चुनाव करवा दिया, आप उसको भी गिनेंगे? ट्रोल आर्मी, इनका गोदी मीडिया यही करेगा, तो मैं उस पर क्या जवाब दूंगा आपको? और 370 की बात कर रही है, बराए मेहरबानी थोड़ा स्टडी करिए, वो अभी भी संविधान में है। कहाँ गाड़ा है आपने, उसको जरा बता दीजिए। कांग्रेस को क्या परेशानी होगी? आपने ये बताइए, आपने 370 की, आप मुझे चलिए छोड़ दीजिए सारी बात। 371 सी क्या कहता है ये बता दीजिए। 1C और 1D क्या कहता है ये बता दीजिए। 200, अरे रजनी जी, संविधान का भाग 7 संविधान में क्यों नहीं है ये बता दीजिए। चलिए छोड़िए 370, बता दीजिए क्या है। आप जानती है, अगर आपको नहीं पता तो बराए मेहरबानी मत बात। पंडित जी ने निकाला संविधान के भाग 7 को, 238 को हमने निकाला। पहले समझिए उनको जाके, फिर बात कीजिए। आर्टिकल 370 स्टिल एग्जिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, सो प्लीज डोंट ब्लेम ऑन इट। जी विनोद जी, तो स्टैंड रखिए, फिर एनसी के साथ जुड़िए, फिर 370 के ऊपर पल्ला मत झाड़िए। चलिए समय इजाजत नहीं दे रहा। जगदीप जी, रजनी जी, आदर्श जी और मनाज साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए। तो दर्शकों, अब बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिएगा नमस्कार।